सबसे पहले ये जो आपने फॉर्मेट लिखा हुआ है इसके मैं कुछ नाम बता देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, जब तक आप इसको 3 दफा नहीं लिखोगे ना, चाहे जिसने बाद में ऑनलाइन भी सुनना है ना, जब तक 3 दफा नहीं लिखोगे इसका कोई फायदा नहीं है। एक दफा लिखने का कोई फायदा नहीं, आपको सवाल मुश्किल लगेगा। 3 दफा लिखोगे, इससे ज्यादा लिखो फायदा है, इससे कम लिखने पे भी फायदा नहीं है। सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ना, इसके और भी नाम है। वो अगर आप लिखना चाहते हो इसके साथ या कहीं भी तो आप लिख लो, इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ना, इसका एक नाम इनकम स्टेटमेंट भी है। इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। नहीं, इसका नाम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी होता है। ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के नाम है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब कुछ इसकी बाउंड्रीज हैं। रेवेन्यू से लेके ग्रॉस प्रॉफिट तक, रेवेन्यू से लेके ग्रॉस प्रॉफिट तक, अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात करूं तो ये ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। अगर मैं सेल से लेकर ग्रॉस प्रॉफिट की हद तक की बात करूं तो इतने हिस्से को सिर्फ क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। एक दफा जब मैनुअल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर होता था, क्वेश्चन आ गया ट्रेडिंग अकाउंट बनाए। इंफॉर्मेशन भी सारी गिवन थी। अब किसी को ये नहीं पता चल रहा था कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। उनको ये आता था सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ट्रेडिंग अकाउंट किस हद तक है, या ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये सारा एज इट इज फॉर्मेट ग्रॉस प्रॉफिट तक ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। उसके बाद शुरू से लेके नेट प्रॉफिट तक का हिस्सा, शुरू से लेके बल्कि यहां तक का हिस्सा, यहां तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन इसे आप कह सकते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इसका नाम आपको पता होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आपके इस लेवल पे है ही नहीं। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट तक का हिस्सा, शुरू से लेकर रेवेन्यू से लेकर, इसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अभी भी नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के लिए कुछ और भी ऐड होना जरूरी है जो हमारे सिलेबस में नहीं। मतलब इसका एक और भी हिस्सा है, वो मैं लिख देता हूं। ऐड, जैसे हमने किया था ना, लेस अदर एक्सपेंसेस, ऐड अदर इनकम, ऐड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ऐड अदर ये का किसके नीचे वाला लिख रहे हैं? नेट प्रॉफिट के नीचे, ऐड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम।
मैं एक लिख देता हूं, रीवैल्यूएशन सरप्लस। नेट प्रॉफिट में अगर मैं ये भी ऐड कर दूं तो इसे बोलते हैं टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। क्या बोलते हैं? टोटल या नेट कंप्रीहेंसिव इनकम। टोटल या नेट कंप्रीहेंसिव इनकम। अब आपका ये पूरा हो गया कंप्लीट। ये क्वेश्चन करेंगे, नहीं, यूज नहीं करेंगे। जहां तक सेल से लेकर जहां तक आओगे ना, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक है। अब ये इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूं तो ये अब तो व्यूएबल भी नहीं रहेगी, सही। तो यहां तक जनाब जो पहला ग्रॉस प्रॉफिट तक का हिस्सा है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर रेवेन्यू से लेकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर रेवेन्यू से लेकर नेट प्रॉफिट तक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और नेट कंप्रीहेंसिव इनकम तक स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। अब पेपर में क्योंकि आगे हमारा FR 1 में भी ये सिलेबस में है, तो ये आपको सारा पता होना जरूरी है। ठीक होगी बात। लेकिन ये जो मैंने लिखा है ना, अदर नेट कंप्रीहेंसिव इनकम, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अब आगे चलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के और नाम क्या है? एक ही मेन नाम इस्तेमाल होता है, वो होता है बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक ही और नाम इस्तेमाल होता है, बैलेंस शीट। अब जिसने भी इसके सवाल प्रैक्टिस करने हैं ना, और वो चाहता है कि उसको सवाल अच्छे भी लगे, जल्दी भी हल हो जाए और ठीक भी हो, उसके लिए पहले ये फॉर्मेट 3 दफा लिखेगा, चाहे देख के लिखेगा, 3 दफा फॉर्मेट लिखेगा, फिर उसको सवाल भी आसान लगेंगे और सही होने के भी भरपूर चांसेस होंगे। तो आ जाए जी, पहला सवाल करते हैं इसका बेसिक टाइप का। मैं आपको पहले इसके बेसिक सवाल करवाऊंगा, ऐसा ऐसा इसको मैंने आपको स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेकर जाना। हाँ जी, क्वेश्चन ये है हमारे पास, मुख्तार बिगिन ट्रेडिंग ऑन 1 जनवरी 13। एक बात, कुछ चीजें ऐसी होती है सवाल पढ़ के आपको पता चल जाती है, आपको ढूंढनी नहीं पड़ती। बिगिन ट्रेडिंग 1/1/13, जब भी बिजनेस शुरू करो उसको ओपनिंग स्टॉक नहीं होता। जब भी बिजनेस शुरू करो उस साल उसका ओपनिंग स्टॉक नहीं होता। भला क्यों? ओपनिंग स्टॉक होता है पिछले साल का क्लोजिंग, जो पिछले साल अनसोल्ड था वो अगले साल ओपनिंग बनता है। पिछले साल तो बिजनेस ही नहीं था, आपका बिजनेस शुरू ही अब हो रहा है, तो जब बिजनेस शुरू होता है ना, उस वक्त आप ओपनिंग स्टॉक ना ढूंढा करें, वो होगा ही नहीं। The following information has been extracted from his accounts 30th June 2013. सेल्स, पता स्टेट सेल्स कहां लिखते हैं? फर्स्ट पे। परचेज पता कहां आती है? आपने भी 3 दफा लिखा फॉर्मेट, तो परचेज कहां लिखते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल के हेडिंग के नीचे। सैलरीज अदर एक्सपेंस के अंदर। मोटर एक्सपेंस अदर एक्सपेंस। रेंट, इंश्योरेंस अदर एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस अदर। प्रेमिसेस, कौन से एसिड? एसिड भी 2 टाइप के होते हैं, करंट और नॉन करंट। नॉन करंट, नॉन करंट एसिड। मोटर व्हीकल, नॉन करंट एसिड। ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसिड, जो आप भूल गए थे लिखना। ट्रेड पेएबल,
कौन सी लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी, कैश। अच्छा कभी कभी ना पैटी कैश लिखा होगा तो वो भी एसेट ही होता है। करंट एसेट पैटी कैश, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर क्या होता है, अभी टाइम नहीं जाया करते। पैटी कैश भी करंट एसेट ही होता है। ड्राइंग्स इक्विटी के अंदर माइनस होता है। मुझे लगता है 3 दफा और फॉर्मेट लिखवाने की जरूरत है? कैपिटल इक्विटी के अंदर। इन्वेंट्री एज एट 30th जून वाज 25,480। क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हमारा ईयर एंड क्या है, जून 2013, कहता उस वक्त जो आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, इन्वेंट्री किसे कहते हो? स्टॉक को कहते हो। तो जो एंड पे इन्वेंट्री पड़ी होती है उसे क्या बोला जाता है? क्लोजिंग स्टॉक। अब वो कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो बनाए भाई, शेयर है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी, मिलके करते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या लिखा जाएगा? नाम। नाम लिखा हुआ है मुख्तार। पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव। सर जब हम कंप्रिहेंसिव कर नहीं रहे तो फिर हम कंप्रिहेंसिव इनकम की हेडिंग दे। कंप्रिहेंसिव इनकम तो सारा ही है, सारा ही है। एंड वाला जो सम है ना, मतलब कि टोटल को हम कंप्रिहेंसिव, अब टोटल को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस नहीं कह सकते। नेट प्रॉफिट तक स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम भी है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी है। ग्रॉस प्रॉफिट तक स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम तो है ही, क्योंकि ये सारी उसी की पार्ट है। लेकिन अब ग्रॉस पूरी अमाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट नहीं कह सकते, पूरे को स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम नहीं कह सकते, प्रॉफिट और लॉस नहीं कह सकते। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड, डेट बड़े ध्यान से लिखते होते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2013। सबसे पहले लिखेंगे रुपीस। हाँ जी, सबसे पहले सेल्स। सेल्स कितनी है क्वेश्चन के अंदर? 184,620। 184,620। यहां पर आपको पता होना चाहिए अपने क्वेश्चन के अंदर सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट अलाउड भी इधर आते हैं, ऐसा है? तो आपने अपने क्वेश्चन के अंदर ढूंढना है, अगर सेल रिटर्न और डिस्काउंट अलाउड है तो लिखो, नहीं है तो ना लिखो। हाँ जी, पूरे क्वेश्चन के अंदर ना डिस्काउंट अलाउड है ना सेल्स रिटर्न, तो हमारे पास ये खत्म होगी बात। और 184,620। अगली बात शुरू होती है लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। हम शुरू करते होते हैं ओपनिंग स्टॉक से। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ना हो तो ऐसे डैश लगा दिया करो, जीरो लिख दिया करो, अगर है तो लिख दिया, बाकी है तो लिखो, नहीं है तो उसकी हेडिंग ही ना दो। हाँ बेहतर है, ताकि हमें याद रहे। अब क्या करेंगे इसमें? प्लस परचेजेस प्लस कर देंगे। हाँ जी, ढूंढो जरा परचेजेस। 146,290। 146,290। फिर ये याद होना चाहिए आपको। इसके बाद क्या आता है? कैरेज इन। क्वेश्चन के अंदर देखो कि है या नहीं। फिर देखो डिस्काउंट, परचेज रिटर्न है या नहीं, डिस्काउंट रिसीव्ड है या नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ये क्या है? 25,480 क्लोजिंग स्टॉक, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक। $25,480।
जी माइनस कर दे 146290 में से 25,480 120 8 120 और ये मैंने माइनस करनी है क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ सेल आई है मेरे पास। मैं सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करूंगा, हासिल होने वाला जवाब को क्या बोलता हूँ? ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ जी करो जरा माइनस 638 638 63810। हाँ जी ट्रेडिंग अकाउंट हमारा पूरा हो गया। अगली हेडिंग क्या है? लेस अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस, अच्छा इसमें तरतीब देना जरूरी नहीं है। इसमें आपने देखना है कि आपकी स्टेटमेंट में जिस फॉर्मेट में गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट तक तरतीब भी नहीं आगे पीछे करनी। ग्रॉस प्रॉफिट तक तरतीब भी नहीं आगे पीछे करनी। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपकी मर्जी है कि एक्सपेंसेस को पहले कौन सा लिखना है बाद में कौन सा लिखना है, कोई लिमिट नहीं। तो क्या करेंगे, पहले सैलरीज, सैलरीज कितनी है? 21,500। फिर मोटर एक्सपेंस 5,400 5,200। फिर उसके बाद रेंट, रेंट कितना है जी? रेंट 6,700। फिर क्या है जी? इंश्योरेंस कितनी है जी? 1,110। जर्नल एक्सपेंस 1050। तो कोई और एक्सपेंस बताया हुआ है? क्लोज करें इसको, सारे एक्सपेंसेस का टोटल करें 355। देखो सबका यही आ रहा है 355 60 355 60। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से ये एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा? ऑपरेटिंग। हाँ जी माइनस करें जरा 6,328,252,5। इसमें से लेस क्या करते हैं? फाइनेंस कॉस्ट नहीं है। एम इसमें ऐड क्या करते हैं? बताओ अदर इनकम कोई है क्वेश्चन के अंदर? क्या ट्रेड रिसीवेबल 3 अदर इनकम नहीं, लैब लेवल है कोई नहीं। नेट प्रॉफिट $2,825। ये हमारी एक स्टेटमेंट पूरी होगी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव। ठीक है जी। अब बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? नाम। फिर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट डेट फाइनेंशियल पोजीशन की होती है एज एट 30th जून 2013 जी। फॉर एक मतलब होता है ना फॉर द ईयर, जब आप सेल्स बताते हो वो एक दिन की बता दो, पूरे साल की बता रहे होते हो। जब एसेट बताना है तो ये बताना है कि आप मेरे पास कितने के वैल्यू का पड़ा हुआ है, रुपीस। सबसे पहले हमारी हेडिंग जो होती है वो मेन किसकी होती है, एसेट्स की। एसेट्स में सबसे पहले कौन से एसेट्स लिखते हैं, नॉन करंट एसेट्स। हाँ जी, ढूंढ के लाओ अपने नॉन करंट एसेट जो आपके पास एक प्रेमिसेस कितने का है, 15,000। मोटर व्हीकल 12,000। और कोई नॉन करंट एसेट देखो जरा, नहीं है कोई? 27,000। डन। फिर उसके बाद करंट एसेट्स, सबसे पहले स्टॉक लिखा करो, सबसे पहले स्टॉक लिखा करो। और स्टॉक भी कौन सा लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक भी कौन सा लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो कितना है स्टॉक हमारा, 25,400। ये एंड पे होता है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है। ऐसा क्यों है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। कभी कभी ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हुआ करेगा, ऐसा क्यों होगा ये भी बाद में करेंगे, बातें सारी करेंगे। अभी तो पहला दिन है आज, तो इसकी बेस अभी हमने बनानी है कि आपको फॉर्मेट याद हो। पहले मैं 8 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा फॉर्मेट याद करवाने के, फिर उसके बाद नई चीजें ऐड करेंगे। हाँ जी, स्टॉक के बाद हम लिखते होते हैं ट्रेड रिसीवेबल। जो नाम आपकी बुक के अंदर हो या सवाल के अंदर हो वही इस्तेमाल करते होते हैं। हाँ जी, ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं आपके, 19,000। उसके बाद कौन सा करंट एसेट आपके पास, कैश कितना है, 16,240। और कोई चीज है करंट एसेट, देखो जरा आपके अपने सवाल के, नहीं तो बताओ इसका टोटल। फिर 619 टोटल एसेट्स, 88 क्या हो गया, चले। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले इक्विटी देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले अच्छा, इसको कैपिटल भी बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल भी बोलते हैं। कैपिटल लिखा आ जाए, ओपनिंग कैपिटल लिखा आ जाए, की बात। कितना है कैपिटल, 54,240, 54,240। इसमें हमने प्लस करना है नेट प्रॉफिट, प्लस करना है नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट, ये कहां से मिलेगा, पिछली स्टेटमेंट का जो है। तो कितना आया था पिछली स्टेटमेंट का, अपना अपना नेट प्रॉफिट देखो, 28,250।
इसमें से माइनस क्या करते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है जी? 8950। 8950 इसको माइनस करना है। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा इक्विटी का या क्लोजिंग कैपिटल आएगा। इसे इक्विटी भी बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल भी बोलेंगे। तो कितना आ गया? 542 कितना? 7354। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज है ही नहीं। क्वेश्चन के अंदर कोई भी नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी। हाँ जी, ढूंढे जरा कौन कौन सी करंट लायबिलिटी है। एक तो ट्रेड पेएबल, कितने से? 15,000 से। 15,380। और कोई करंट लायबिलिटी है? अगर नहीं है तो इसको फिर फाइनल कर दो। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। डबल 8। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है भला कि हमारे आंसर सेम आने चाहिए, शेम नहीं आने चाहिए। उपयोगी बात। चले जी, इसको घर से आपने इस क्वेश्चन को पहले दोबारा करना है, बगैर देखे। कॉपी करवा ली ना असाइनमेंट सब। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करके आना। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 साथ करके आना है, और क्वेश्चन नंबर 1 भी दोबारा करना है। ठीक है, 1 2 3। तो इस तरह से हमने 8 क्वेश्चन करने हैं बेसिक लेवल के। तो वो 8 खत्म होंगे तो फिर हमने आगे एडवांस लेवल पे जाना।